नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई हुई है और इसकी जानकारी अब मैं आप लोग को अपने फर्स्ट चैनल पीसीएस पाठशाला पर कई बार दिया हूँ। ठीक है, मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर में मैं हिस्ट्री सब्जेक्ट की तैयारी हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में कराना चाहूँगा और आज यह पहली क्लास है। एक बात मैं आप लोग को बता दूं, यह जो चैनल है हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट, यह इतिहास विषय पर ही केंद्रित है। हिस्ट्री के प्रति ही वह ज़्यादा समर्पित है। ठीक है, तो हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में मैं आपको मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री सब्जेक्ट को कंप्लीट कराऊंगा। यह जो चैनल है मध्य प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों के असिस्टेंट प्रोफेसर में इतिहास विषय की संपूर्ण तैयारी आप लोग को इस चैनल पे मिलेगी। टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, ठीक है, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, हर तरह की तैयारी इस चैनल पे होगी। जो भी हिस्ट्री से सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेंगे उन सब की तैयारी होगी। ठीक है, पीसीएस पाठशाला यह हमारा फर्स्ट चैनल है, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है। व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास की परीक्षा के लिए, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वह लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है और यहाँ पर भी शो हो रहा है। बहुत सारी सुविधाएं आप लोग को मिलेंगी। ठीक है, 1000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज मिलेगी, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ कंप्लीट नोट्स मिलेंगे, लेक्चर्स वीडियो मिलेगा, टेस्ट सीरीज पीडीएफ मिलेगी, टेलीग्राम पर भी मॉक टेस्ट लगातार आप लोग को होता रहेगा। ठीक है, तो जो भी लोग ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। तो मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री सब्जेक्ट से संबंधित यह प्रथम क्लास है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं और पूरा का पूरा जो भी पाठ्यक्रम आपको मिलेगा सिलेबस के बेस पे मिलेगा। ठीक है, मध्य प्रदेश ऐतिहासिक परिदृश्य, प्राग ऐतिहासिक काल। एक बात अब मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेबस है उसमें पेपर 1 भी है और पेपर 2 है। पेपर 1 जो है उसमें मध्य प्रदेश विशेष और कंप्यूटर आधारित ज्ञान रहेगा और पेपर 2 जो रहेगा वो आपके अपने सब्जेक्ट से रहेगा। तो पेपर 2 जो है आपका इतिहास विषय से है, तो उसमें भी आपका मध्य प्रदेश का इतिहास रहेगा। ठीक है, और जो पेपर 1 है उसमें भी इतिहास है, उसमें भी इतिहास है, भूगोल है, कई सारी चीजें हैं। ठीक है, जो मध्य प्रदेश से संबंधित है, तो उसमें भी यह इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो इसमें जो जो भी इतिहास पढ़ेंगे, जो भी अगर आपका सब्जेक्ट इतिहास है, हिस्ट्री है, तो आपको बहुत सारे प्रश्न पेपर 1 में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हालांकि मैं यह जो तैयारी करा रहा हूँ पेपर 2 के नजरिए से करा रहा हूँ, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है, यह जो चैनल है वह इतिहास विषय से संबंधित है। तो टॉपिक है मध्य प्रदेश ऐतिहासिक परिदृश्य, प्राग ऐतिहासिक काल। पूरा पाषाण काल। प्रागैतिहासिक काल की जानकारी करने से पहले हम लोग पूरा पाषाण काल बिल्कुल देख सकते हैं कि आप जानते हैं पाषाण काल को का विभाजन 3 भागों में हुआ है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल का जो कालखंड है वो 2.5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व है, मतलब 2.5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व। ठीक है, नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी में एच डी सांगलिया और नर्मदा घाटी में बहुत पहले मानव की खोपड़ी मिली है और यह जो खोपड़ी है यह नर्मदा घाटी के हथनूरा नामक स्थान से मिली है। नर्मदा घाटी के हथनूरा नामक स्थान से मिली है। मानव की खोपड़ी है, मानव की खोपड़ी के अवशेष प्राप्त हुए हैं और यह जो खोपड़ी के अवशेष प्राप्त हुए हैं इससे यह जानकारी मिलती है कि मानव सबसे पहले यहाँ पर आकर बसा था नर्मदा घाटी में। ठीक है, और इसकी खोज किसने किया था नर्मदा घाटी में? एच डी सांगलिया, मिक क्राउन, आरबी जोशी द्वारा सर्वेक्षण कार्य किया गया और यहाँ के हथनूरा से मानव की खोपड़ी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, महादेव पिपरिया से सुपेकर महोदय को 860 औजार मिले हैं। औजार लिखा है, औजार मिले हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या मिला है, यहाँ पर मानव की खोपड़ी मिला है तथा यहाँ पर बहुत सारे औजार मिले हैं। इससे यह अनुमान लगता है कि मानव सबसे पहले जो है वह नर्मदा घाटी में बसना प्रारंभ किया, वो वहां पर संग्रह करता था। ठीक है, इसी प्रकार भीमबेटका व बेतवा घाटी से भी औजारों के साक्ष्य मिले हैं। सोन घाटी से निसार अहमद ने बहुत उपकरण की खोज की थी।
तो अगर ये प्रश्न यहाँ पर आप जान लीजिएगा, सोन घाटी से में सोन घाटी के उत्खनन में किसकी भूमिका थी? निसार अहमद की भूमिका थी, और वहां से भी वो बहुत सारे उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो यह जो देखिए सोन घाटी है या भीमबेटका है या फिर नर्मदा घाटी का हथनोरा है, ये सभी क्या है? पूरा पाषाणकालीन साक्ष्य देते हैं। ब मध्य पूर्व पाषाण काल का मध्य पूर्व पाषाण का मध्य पूर्व पाषाण काल सुपेकर महोदय द्वारा मंडला में सर्वेक्षण का कार्य किया गया। तो मंडला जिला है मध्य प्रदेश का, वहां पर सर्वेक्षण किया कराया गया था, और किसके द्वारा? सुपेकर महोदय के द्वारा। इस काल के साक्ष्य सोन घाटी से, नाहरगढ़ से, मंदसौर, सीहोर, इंदौर और भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं। उच्च पूर्व पाषाण काल, इस काल के उपकरण भीमबेटका से, रीवा से, सोन घाटी क्षेत्र और शहडोल से प्राप्त हुए हैं। तो यह जो भी साक्ष्य मिले हैं इन सभी स्थानों से प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल, तो हमने बताया कि पूरा पाषाण काल जो है 3 भागों में डिवाइड है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल का जो विभाजन होता है वह 10,000 ईसा पूर्व के बाद होता है। मतलब पूरा पाषाण काल जो है 2.5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व, और मध्य पाषाण काल जो है वो 10,000 ईसा पूर्व से लेकर है। इस काल की सभ्यता के प्रमाणों का पता लगाने के लिए बीबी मिश्रा के द्वारा उत्खनन का कार्य संपन्न कराया गया था। तो इस मध्य पाषाण काल के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? इस काल की सभ्यता के बारे में जो प्रमाण प्राप्त होते हैं, इसका प्रमाणों का पता किसने लगाया था? तो बीबी मिश्रा के द्वारा लगाया गया था। बीबी मिश्रा के द्वारा उत्खनन का कार्य संपन्न कराया गया था। बीबी मिश्रा के द्वारा मध्य पाषाण काल के उत्खनन का कार्य संपन्न कराया गया था। इनके द्वारा भीमबेटका से ब्लेड उपकरण को खोज की गई थी। इनके द्वारा भीमबेटका से ब्लेड उपकरण की खोज की गई थी। भीमबेटका से क्या हुआ था? ब्लेड उपकरण का खोज किया गया था। अच्छा, इसको भीमबेटका क्यों कहते हैं? पहले मैं आपको बता दूं, ऐसी जानकारी मिलती है कि महाभारत काल में महाबली भीम यहाँ पर आए हुए थे और वहाँ पर बैठे हुए थे, इसीलिए इसे भीमबेटका भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसके साक्ष्य मिले हैं। भीमबेटका से ब्लेड जैसे उपकरण की खोज किसने किया है? तो यह बीबी मिश्रा ने किया है। तो भीमबेटका जो है वो मध्य पाषाण काल से भी संबंधित है। तो ये भी आप लोग को ध्यान में रखना होगा। नव पाषाण काल जो है वो 5000 बीसी, मतलब 5000 ईसा पूर्व का जो कालखंड है वो नव पाषाण काल है। इस काल में अस्थायी निवास और कृषि के साक्ष्य मिले हैं। देखिए, मानव जो है पूरा पाषाण काल में क्या हुआ था? इधर उधर भटकता ही था, किसी प्रकार से कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। मतलब इधर उधर भटकने का कार्य था, वह कहीं एक जगह स्थायी नहीं निवास किया। कृषि की खोज हो चुकी थी, मतलब कि धान गेहूं, मतलब कि यह ऐसी फसलों का प्रयोग करता था, वो जानता था, लेकिन उसे कृषि के रूप में नहीं अपनाता था। परंपरा नहीं बनी हुई थी कृषि की। तो नवपाषाण काल में क्या हुआ? पहली बात यह हुई कि अस्थायी निवास, मानव सबसे पहले अस्थायी निवास बनाकर रहने लगा था। ठीक है, कृषि के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं और कृषि करना थोड़ा बहुत शुरू कर दिया था। मध्य प्रदेश में स्थित एरण और आदमगढ़, जतकारा, दामोह, सागर, जबलपुर आदि प्रमुख नवपाषाणकालीन स्थल है। वैसे उस तरह से देखा जाए पूरे भारत, हम अपने पूरे देश की पिछा देखें तो बहुत सारे नवपाषाणकालीन स्थल हैं, जिसमें मेहरगढ़ है। ठीक है, मेहरगढ़ है और भी बहुत सारे स्थल हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ मध्य प्रदेश की बात की जा रही है। तो मध्य प्रदेश के जो स्थल हैं वह आपके कौन से हैं? वह आपके ये सब सारे स्थल हैं जहाँ से मध्य प्रदेश के नवपाषाणकालीन स्थल के साक्ष्य मिलते हैं। एरड़ से, आदमगढ़ से, जतकारा से, दामोह से, सागर और जबलपुर आदि से। ठीक है, यहाँ से नवपाषाणकालीन संस्कृति के भी प्रमाण मिलते हैं। लौह युगीन संस्कृति, लौह युगीन संस्कृति उस संस्कृति को बोलेंगे जब मानव सबसे पहले लोहे की खोज किया और लोहे के औजार, हथियार, बर्तन आदि बनाए जाने लगे थे। लौह युगीन संस्कृति जो है 1000 बीसी, ठीक है, 1000 ईसा पूर्व। क्योंकि आप जानते हैं कि जो लोहे का प्रयोग होता था वह 800 बीसी के बाद हुआ। ठीक है, 800 बीसी के बाद, 800 से 1000, तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है। लगभग 1000 से 950 ईसा पूर्व में लोहे की खोज के बाद के काल को लौह युगीन संस्कृति या उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। और मुरैना, भिंड और ग्वालियर क्षेत्र में लौह युगीन संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अच्छा, लौह युगीन संस्कृति के साक्ष्य अगर पूरे देश की पिछा देखें तो कहाँ से मिला है? तो उत्तर प्रदेश की एटा जिले में
उत्तर प्रदेश की इटावा जिले में मिला है। लेकिन हम मध्य प्रदेश की बात कर रहा है तो मध्य प्रदेश में लौह युगीन संस्कृति कहाँ साक्ष्य मिले हैं? मुरैना से, भिंड से, ग्वालियर से, ठीक है, लौह युगीन संस्कृति के साक्ष्य मिला चुके हैं। मतलब यहाँ क्या है, लोहे के औजार बर्तन कुछ मिला हुआ है, ठीक है। चित्रित धूसर मृद भांड लौह युग की पहचान है। जब ऐसे मृद भांड, मृद मतलब क्या होता है? मिट्टी, भांड मतलब बर्तन, मृद मतलब मिट्टी, भांड मतलब बर्तन, मतलब मिट्टी के बर्तनों पर चित्रकारी की गई हो, ऐसा जो साक्ष्य मिला है वो लौह युग की पहचान है, ठीक है। महापाषाण संस्कृति, महापाषाण संस्कृति का मतलब जानते हैं आप? जब शवों को दफना दिया जाता था, ठीक है, शवों को दफनाने की जो प्रथा थी तो उसे महापाषाण संस्कृति कहा गया। महापाषाण संस्कृति को मेगालिथ भी कहा जाता है, मेगालिथ, ठीक है। दक्षिण भारत में विशाल पाषाण खंडों से निर्मित कुछ समाधियां प्राप्त हुई हैं। तो कुछ ऐसी समाधियां मिली हैं शवों की जो क्या करते थे, विशाल पाषाण खंडों से निर्मित होती थी वह समाधियां, जिन्हें महापाषाणीय संस्कृति कहा जाता है। उसे महापाषाणी कहिए या फिर मेगालिथ कहिए, ठीक है। जिस काल में इनका निर्माण हुआ उसे महापाषाण काल कहा गया। मध्य प्रदेश में ये स्मारक जो है, अब देखिए यहाँ पर आप लोग को यह देखना है, देखिए पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल बहुत ब्रॉड है, बहुत विस्तृत है। लेकिन यहाँ आप लोग एक चीजें आप लोग देखें कि आपको यह देखना है कि मध्य पाषाण काल में या नव पाषाण काल में कौन सी ऐसे स्थल रहे हैं मध्य प्रदेश के जो फेमस थे और वह किस लिए फेमस थे, यह भी सब देखना है। तो किस काल में इसका निर्माण हुआ, महापाषाण काल कहता है। देखिए मध्य प्रदेश में वी स्मारक जो महापाषाण संस्कृति के उदाहरण है, जहाँ पर ऐसी समाधियां प्राप्त हुई हैं जो विशाल पाषाण खड्डों से निर्मित हैं। तो ऐसी समाधियां स्मारक कहाँ प्राप्त हुए? रीवा से, रीवा जिले से, सिवनी से, इन दोनों जिलों से क्या है, महापाषाण संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले में भी स्थित हथनोरा में एक ही स्थान पर लगभग 500 पाषाणी स्मारक मिले हैं। वाह रे, मतलब आप क्या समझते हैं, मतलब 500 महापाषाणी स्मारक, मतलब एक ऐसी जगह थी जहां लोगों को दफनाया जाता था, पाषाण खंडों से निर्मित समाधियों में दफनाया जाता था। 500 महापाषाणी स्मारक मिले हैं। तो कहाँ से मिले हैं? छत्तीसगढ़ राज्य में दुर्ग जिला है, ठीक है, दुर्ग जिला है जो लो इसको उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है, दुर्ग जिला है। तो दुर्ग जिले में हथनोरा से यह स्थान मिला है जहाँ 500 महापाषाणी स्मारक मिले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ताम्र पाषाणकालीन स्थल, अब देखिए ताम्र पाषाणकालीन स्थल, इस काल के प्रमुख जो स्थल हैं वह है गढ़ेश्वर, नौदा टोली और कायथा। ताम्र पाषाण कालीन स्थल का मतलब क्या जानते हैं? जब तांबे और पत्थर दोनों का प्रयोग मानव ने करना साथ साथ में शुरू कर दिया था। तो ताम्र पाषाण काल के जो प्रमुख स्थल हैं वो क्या है? गणेश्वर है, नौदा टोली है और कायथा और एरड़ से पत्थर और ब्लेड उपकरण के साथ साथ ताम्र धातु के प्रयोग के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ताम्र विधियों में सबसे महत्वपूर्ण विधि है बालाघाट जिले में स्थित गंगेरियाल की। ताम्र विधियों में सबसे महत्वपूर्ण विधि बालाघाट जिले में स्थित गंगेरियाल की है, ठीक है। मतलब यहाँ पर बालाघाट, मध्य प्रदेश का जो बालाघाट जिला है वहाँ ताम्र पाषाण संस्कृति क्या है, मिलती है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद आप लोग को। और हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट को आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें, इससे जुड़ जाएं। अगर आप हिस्ट्री सब्जेक्ट है आपका तो पूरे मनोभाव के साथ पढ़िए। हम पूरी तैयारी कराएंगे आप लोग की। हम टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर हर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराएंगे जिसमें हिस्ट्री सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को। और जिनको भी ये कोर्स ज्वाइन करना है वह लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद आप लोग को।